आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ तिरहुत षड्यंत्र से संबंधित बातों को। मैं एक बात आप लोगों को स्पष्ट रूप से क्लियर करना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर षड्यंत्र और तिरहुत षड्यंत्र दो बातें हैं। आपको मुजफ्फरपुर षड्यंत्र जो 1908 की घटना है, खुदीराम बोस और की घटना से संबंधित है, जिनमें उनको फांसी दी गई। वह क्रम अलग है, वह घटनाक्रम अलग है, वह आपको मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कहलाता है। और यह जो हम अभी बतलाने जा रहे हैं वह तिरहुत षड्यंत्र है। और तिरहुत षड्यंत्र के महानायक, आपको स्वतंत्रता संग्राम के महानायक योगेंद्र शुक्ल उसके प्रमुख अभियुक्त होते हैं। उनको जेल जानी पड़ती है, उनको यातना सहनी पड़ती है, लेकिन वह 4 कैदियों को निकालने में सफल हो जाते हैं। आइए आज हम तिरहुत षड्यंत्र से संबंधित बातों को समझेंगे। यह बिहार की श्रृंखला और विशेष करके बीपीएससी और बिहार से संबंधित जो विषय वस्तु है उसको सविस्तार हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम विषय वस्तु इस विषय से संबंधित आपको YouTube पर या अन्य गूगल पर बहुत कम उपलब्ध हैं। इसलिए यह YouTube का पहला इस तरह का आपको विषय वस्तु पर या पहला आपको हम बतलाने जा रहे हैं, जो आप सभी विद्यार्थियों को बहुत लाभकारी होगा और जिससे आप लोग सभी जो आने वाली बीपीएससी की परीक्षा है उसमें आप सफलताएं का परचम फहराएंगे। आइए तिरहुत षड्यंत्र, जिसको तिरहुत कंस्पायरेसी अंग्रेजी में कहते हैं, इसके अभियुक्त होते हैं योगेंद्र शुक्ल, जो स्वतंत्रता संग्राम के महानायक के रूप में जाने जाते हैं। यह घटना होता है 4 दिसंबर 1942 का। यह जो है आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय का, अगस्त क्रांति जिसको कहा जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको कहा जाता है, उसी समय का यह घटनाक्रम है। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि आपको 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से 6 कैदियों को निकालने में सफलतापूर्वक, जिसमें वह खुद अपने योगेंद्र शुक्ल थे, उनकी महती भूमिका रही है। मैं आपको बतला रहा हूँ वह 6 व्यक्ति कौन कौन थे, उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें योगेंद्र शुक्ल थे, गुलाब चंद्र गुप्ता थे और सूरज नारायण सिंह थे। और अन्य में से जेपी थे, शालिग्राम सिंह थे, रामनंदन मिश्र थे। यह 6 व्यक्ति आपको वहाँ से हजारीबाग जेल से निकले थे। उस हजारीबाग जेल के मुख्य भूमिका में भी आपको विशेष करके आपको मैं बतला रहा हूँ योगेंद्र शुक्ल ही थे। और योगेंद्र शुक्ल में केवल भीतरी ऊर्जा नहीं थी, बल्कि शारीरिक ऊर्जा भी उनमें काफ़ी थी। आपको बतला देते हैं कि वह एक बार जेल से नहीं निकले हैं, कई बार जेल से निकले हैं, जिसकी घटनाक्रम आगे बतलाएंगे आपको। उनको छिपकली भी जितना तेज़ी से नहीं निकल सकता है, आपको उस तरह से वह निकलते थे। वो ऐसे किसी भी दीवार चाहे कितना भी चिकना हो, वो ऐसे करके रेंगते हुए निकल जाते थे। उनके लिए लगता था कि धरती पर जैसे दौड़ते हैं वैसे वह दीवार पर चढ़ जाते थे। उन्होंने मैं आपको बतलाया हूँ, पहले भी कई वीडियो में चर्चा किया हूँ, विशेष करके हजारीबाग जेल से निकल भागने की योजना में भी इसकी चर्चा मैंने किया कि वह दीवार को जैसे हम लोग फील्ड में दौड़ते हैं, मैदान में दौड़ते हैं, उस तरह से दीवार पर ऐसे वह दौड़ते थे। उनमें आपको शिवाजी जिस तरह से वो तो अपना जितना भी उनका किला था, उस किला में वह पहाड़ से होते हुए सीधे किला
में घुस जाते थे, वह मेन गेट से आते ही नहीं थे, क्योंकि उनको उनसे योगेंद्र शुक्ल लगता है कहीं न कहीं प्रेरणा लिए थे शिवाजी से, क्योंकि शिवाजी तो 200 फीट 300 फीट तक वह चढ़ जाते थे, किला में चढ़ जाते थे। तो आपको बतला दें कि यह जो है योगेंद्र शुक्ला, उनके लिए 17 फीट या 18 फीट दीवार पार कर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूँ उस समय वह हजारीबाग जेल में काफ़ी प्रैक्टिस भी किए थे, ठीक है ना। अब बहुत विदिन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वह निकल जाते थे, तो उसमें उनकी अहम भूमिका रही। और लास्ट में निकलने वाले वही थे, उन्होंने सबको निकाल दिया 6 आदमी में से, और सबसे नीचे वह झुक कर करके आपको खड़े थे, जिसके उन्हीं के पीठ पर आपको बतला दें गुलाब चंद्र गुप्ता रहे, और उनके ऊपर सूरज नारायण सिंह थे जो पार कर गए। और गांठ जो था, धोती का जो गांठ था, उसको बांध करके वह अपने कमर में ले करके उस पार आ गया, तब जेपी वगैरह सब लोग निकले हैं। तो यह जो हैं आपको इनको जेल उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, जेल रोक नहीं सकता था, इतनी उनमें तीव्रता और योग्यता भी थी। मैं आपको बतला रहा हूं कि तिरहुत कंस्पायरेसी में जब वह आपको हजारीबाग जेल से भागने के क्रम में तीन जब गया में ये लोग आ गए, गया में सोखो देवरा जो आश्रम बनाया गया है आजकल जेपी के द्वारा वो बनाया गया है, उस सोखो देवरा से फिर गया से ये लोग 2 भागों में 3-3 आदमी हो गए, जिसमें से मिथिला की ओर जाने वाले में योगेंद्र शुक्ला जी थे, आपको गुलाब चंद्र गुप्त थे और सूरज नारायण सिंह थे, और बनारस की ओर जाने वाले में जेपी शालिग्राम सिंह और रामनंदन मिश्र जी थे। तो यह जो है आपको 3-3 के यूनिट में बट गए, और ये जो हैं आपको ये तीनों आदमी योगेंद्र शुक्ल वगैरह सब मुजफ्फरपुर आए, और मुजफ्फरपुर से वह दोनों आदमी खास करके आपको सूरज नारायण सिंह और आपको ये गुलाब चंद्र गुप्ता, वो लोग चले गए आपको मिथिलांचल की ओर, मिथिला की ओर। लेकिन ये मुजफ्फरपुर में रुक कर करके वह 4 कैदियों को निकालने में अपनी पूरी तन्मयता दिखाई और निकालने में सफल हो गए। वह 4 कैदी जो निकले थे उनका नाम है गणेश राय, दूसरा है सूरजदेव सिंह, तीसरा है राम बाबू कलवार, और चौथा है ब्रह्मानंद गुप्ता। यह चारों व्यक्ति को वह निकालने में सफल हो गए। देखिए, वो अपने भी नहीं निकले, और यह क्यों निकलते थे? यह इसलिए निकलते थे कि 1942 की क्रांति में बहुत सारे लोगों को आपको अंग्रेज़ सिपाही पकड़ लिए थे, और जो कार्यकर्ता थे की कमी थी, इसलिए वह जेल से निकाल करके इस आपको जो अग्नि थी, ज्वाला थी, उसको प्रवेग देने के लिए, संवेग देने के लिए, आवेग देने के लिए उसको और ज्वाला को और भी अग्नि को और भी प्रज्वलित करने के लिए उन्होंने जेल से निकालने की उन्होंने अपनी साहस और धैर्यता का परिचय दिया, जिसमें अपने 6 आदमी तो हजारीबाग जेल से निकले ही मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर को 4 दिसंबर 1942 को 4 कैदियों को निकालने में सफलता हासिल की, और इसीलिए इसका नाम है आपको तिरहुत षड्यंत्र। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र से इसकी कोई आपको कहीं साम्य नहीं रखता है, वह अलग घटनाक्रम है, यह अलग है। और इसके अभियुक्त और इसके प्रखर क्रांतिवीर जो थे योगेंद्र शुक्ला जी थे। मैं आपको बतला रहा हूं, एक स्टेप बाय स्टेप बतला रहा हूं। 4 दिसंबर को मुजफ्फरपुर जेल से निकालने में यह सफलता हासिल किए, लेकिन सरकार तुरंत क्या की, इन पर 5,000 का इनाम रख दिया। उस समय का 5,000 और आज के संदर्भ में कहते हैं तो हम समझते हैं 50 लाख के बराबर होगा, उससे कम नहीं होगा। काफ़ी महंगाई बढ़ गई है,
तो आपको 5,000 इनाम पाने के लिए भेदिया जो है सो इनको बता दिया कि ये जो है मुजफ्फरपुर में ही है। और उस भेदिया के जानने के बाद अंग्रेज़ सरकार 7 दिसंबर 1942 को उनको गिरफ्तार कर लेता है। और गिरफ्तार कर लेने के बाद सरकार उनको क्या किया, पटना लाया और पटना से उनको बक्सर भेज दिया, बक्सर जेल भेज दिया। बक्सर जेल में उन पर अत्याचार बहुत किए गए, बहुत ही उनको टॉर्चर दिया गया, प्रताड़ित किया गया। और उस प्रताड़ित करने के दरमियान उन्होंने बक्सर जेल में उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया। मार्च 1944 में वह भूख हड़ताल किया, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किए और बाद में उनको बहुत प्रेशर सरकार को पड़ा तो वह जो है 1946 में बक्सर जेल से रिहा हो गए। लेकिन सिपाहियों के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सिपाहियों के द्वारा इतने प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि उनकी आंख की रोशनी काफ़ी चली गई। बाद में वह समझिए कि चलने फिरने में भी उनको दिक्कत होने लगी थी। बाद में अंधे हो करके समझिए कि वह मरे। तो वह जो क्रांतिवीर जो अग्नि को प्रज्वलित कर सकता है, उस क्रांतिवीर का यह दुर्दशा किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। मैं आपको बतला रहा हूँ उस क्रांतिवीर योगेंद्र शुक्ल की वीरता का, पराक्रम की हम परिचय देते हुए आगे बढ़ा रहा हूँ कि वह उनके पराक्रम में क्या क्या था। उनका पराक्रम साधारण नहीं था, वह सूरज के समान, वह आपको प्रखर रोशनी और उनके सामने पड़ने वाले लोग तिनका की तरह वह जल उठते थे। अंग्रेज़ सिपाही उनके सामने रुक नहीं पाते थे, कोई जेल ऐसा नहीं था कि उनको रोक पाए। मैं उसी पराक्रम में आपको बताने जा रहा हूँ। सोनपुर पुल से जब सिपाही चारों तरफ से घेर लिए तो सोनपुर पुल से वह उफनती नदी में काफ़ी सैलाब आया था, उस सैलाब में उफनती नदी में वह कूद गए और सिपाही लोग सोचा कि डूब गए, लेकिन वह डूबने वाले नहीं थे। वह तो अंग्रेज़ सरकार को डुबाने के लिए धरती पर पदार्पण उनका हुआ था और वह तैरते हुए निकल गए। सिपाही समझा कि वह तो खत्म हो गए और वह आपको उफनती नारायणी में वह निकल गए। मैं आपको दूसरी घटना बता रहा हूँ। आगरा कैंट के आगे चलती ट्रेन में जब सिपाही ने उनको पकड़ने की कोशिश किया तो चलती ट्रेन में वेगवती जो ट्रेन थी इतनी तेज़ थी, लेकिन वह चलती ट्रेन में जंप करके कूद करके और वह एकदम वेगवान की तरह आगे वह बढ़ते गए। सिपाही कोई नहीं कूद सका और वह निकल गए। तो वैसे क्रांतिवीर थे। मैं और एक घटना बता रहा हूँ कि उन्होंने आपको चंपारण में, पूर्वी चंपारण में आपको मौलिनिया डाका कांड हुआ था। मौलिनिया डाका कांड में आपको मैं बता देता हूँ कि मौलिनिया डाका कांड में उनको 22 साल की सज़ा हुई थी, जिसमें 1932 में योगेंद्र शुक्ल और गुलाब चंद्र गुलाली दोनों आदमी पकड़े गए थे और वह क्या हुआ कि जेल में उनको रख दिया गया। लेकिन इसी 1932 में और उसी आपको दीपावली के दिन, जिस दीपावली के दिन वह आपको हजारीबाग से निकले थे, आपको ये 9 नवंबर 1942 को, वही आपको 1932 के दीपावली के दिन जेल से योगेंद्र शुक्ला और गुलाब चंद्र गुलाली वह जो है सो आपको खुफिया तरीके से निकल गए। सिपाही को पता भी नहीं चल सका। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जेल उनको रोक नहीं सकता। तूफानों को कोई रोक सका है? तो वह तूफान थे, वह रुकने वाले नहीं थे, वह क्रांतिवीर थे। तो वह जो है मौलिनिया डाका कांड क्या था? मौलिनिया डाका कांड जो था वह
क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता थी, क्योंकि उस धन का वह बम बनाने में, पिस्तौल खरीदने में या अन्य आने जाने में जो खर्च होता है, क्योंकि ये क्रांतिवीर गरीब थे, वह केवल देश के लिए वह काम करना चाह रहे थे, लेकिन धन की बहुत कमी थी, इसलिए वह डकैती पर भी उतर गए। और मौलिनिया डाका जो है, आपको बता देते हैं कि मौलिनिया डाका जो है सो हुआ था 1928 में। हरगुण महतो नाम का एक व्यक्ति थे, उन्हीं के यहाँ ये लोग गए। लेकिन संजोग से क्या हुआ कि वहाँ पर आपको हरगुण महतो के घर के तरफ से आपको एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम कमलनाथ तिवारी था। वह कमलनाथ तिवारी जो थे, उनको घुटने में जख्म कर दिया गया, और घुटने में जख्म हो जाने के बाद वह चलने फिरने में असमर्थ हो गए। तब उन्होंने क्या किया कि ये लोग क्रांतिकारी जो थे, एक आदमी को गोली मार करके वह आपको आगे निकल भागे, लेकिन उनका यह असफल कोशिश रहा। उन लोगों को कुछ धन की मिला नहीं। लेकिन अब यह जो कमलनाथ तिवारी को इलाज करने के लिए वह ले गए हॉस्पिटल, वहाँ पर वो पकड़े गए, और उनसे कौन कौन से व्यक्ति थे उस सब का नाम आया, जिसमें फणींद्र घोष से लेकर के, और आपको बता देते हैं कि योगेंद्र शुक्ल सब का नाम कहा गया, और योगेंद्र शुक्ल को उनको पकड़ लिया गया। लेकिन योगेंद्र शुक्ल और गुलाब चंद्र गुलाली वहाँ से जेल से खुफिया तरीके से निकल गए। वही फणींद्र घोष जो आपको भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के वह जो है सरकारी गवाह बने, और इसी के कारण इन्हीं के भतीजा आपको बैकुंठ शुक्ला, उनको आपको क्या हुआ कि आपको उनको मार दिया, जिसके चलते आपको इनको वैकुंठ शुक्ल को उनको फांसी हो गई, गया में उनको फांसी दी गई। तो यह जो आपको प्रक्रम है, यह इनके भतीजा का नाम वैकुंठ शुक्ल है, जिसको जो आपको इनको भी फांसी हुई थी। तो मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि यह किस पारिवारिक परिवेश में थे, जो अपने भी क्रांतिवीर थे और उनके भतीजे वैकुंठ शुक्ल, खास भतीजे वैकुंठ शुक्ल जो फांसी पर चढ़े। तो मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि यह क्रांतिवीर जो थे, यह क्रांतिवीर ट्रेनर भी थे। भगत सिंह, बुटकेश्वर दत्त जो असेंबली में बम फेंके थे, उनको बम चलाने, भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त को बम चलाने, रिवॉल्वर चलाने, बम बनाने, ये सब की ट्रेनिंग यही दिए थे, आपको योगेंद्र शुक्ल दिए थे। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये साधारण कैदी के रूप में नहीं रहते थे। इनको सरकार क्या की कि काले पानी की सज़ा 1932 से 37 अंडमान निकोबार में भेज दिया। वहाँ से मार्च 1938 में मुक्त किए गए, क्योंकि तब तक कांग्रेस की सरकार बिहार में बन चुकी थी। 1937 में श्री कृष्ण सिंह की सरकार बन चुकी है। श्री कृष्ण सिंह ने अंग्रेज़ सरकार को लिखा कि भाई इनको मुक्त किया जाए, तो उनको वहाँ से मुक्ति मिली। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि गांधी जी से भी इनका बहुत ही अच्छा संबंध रहा। कांग्रेस में भी शुरू में काफ़ी कार्य किए। तो आपको बता देते हैं, जब भूकंप हुआ था, तो जब आपको आए थे लालगंज और वैशाली में गांधी जी आए, तो उन लोगों से पूछा कि मैं चाहता हूँ कि इनके यहाँ जाने के लिए। कहाँ? योगेंद्र शुक्ल के यहाँ जाना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। तो लोगों ने बताया कि वह तो काले पानी की सज़ा भुगत रहे हैं। तो उनको बड़ा अफसोस हुआ है कि उसके घर पर आए हैं, योगेंद्र शुक्ल जी के घर पर आए हैं, और उनसे भेंट मुलाकात नहीं हुई। तो ये गांधीवादी विचारधारा के भी ये आपको उन्नायक थे, विचारक थे। मैं आपको आगे बतलाने जा रहा हूँ कि आपको यह केवल और केवल यह देश की आज़ादी
में ही इनकी प्रमुख भूमिका नहीं रही है। देश की आज़ादी के बाद इनकी प्रमुख भूमिका रही है समाजवादी आंदोलन के स्तंभ के रूप में रहे, क्योंकि 1938 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी में इन्होंने जुड़ाव किया और उसके बाद जेपी के साथ, क्योंकि जेपी तो इनके साथ थे ही, और जेपी को आपको मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जेपी को हजारीबाग जेल से कंधे पर उठा करके और गया तक लाए 132 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले यह क्रांतिवीर थे। उसमें सूरज नारायण सिंह भी उनको मदद किए, अन्य भी मदद किए, लेकिन आपको इतना बड़ा कार्य करना आसान नहीं था। उसमें भी आपको दीपावली की घोर अंधेरी रात, कटीले पथरीले नुकीले कंकड़ों पत्थरों झाड़ियों से गुजरते हुए, राहों से गुजरते हुए जेपी को गया तक पहुंचाया है। यह साधारण सी बात नहीं है। ये किसान आंदोलन के भी प्रेरक तत्व रहे हैं। ऑल इंडिया किसान सभा जो आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा गठित की गई थी, उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती के स्थान पर मेंबर ऑफ सेंट्रल कमेटी की नियुक्ति इनकी हुई। यह एक बहुत बड़ी बात है कि समाजवादी ही आंदोलन में भी नहीं जुड़े रहे, कांग्रेस से ही नहीं जुड़े रहे, बल्कि किसान आंदोलन के एक प्रेरक तत्व थे। इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर संसदीय कार्य प्रणाली में, कार्यकलाप में भी इनकी बहुत अहम भूमिका रही है। एमएलसी इनको प्रजा सोशलिस्टिक पार्टी के द्वारा 1958 से 60 तक वो रहे। मैं एक बार फिर से बतलाना चाह रहा हूँ इनके थोड़ा व्यक्तिगत परिचय के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में। मैं इनका बतला रहा हूँ कि जन्म इनका 30 अक्टूबर 1898 में विजयादशमी का हुआ था, इसीलिए वह विजयश्री प्राप्त करते रहे। इतनी बड़ी घटनाओं के बावजूद भी वह अंग्रेज सरकार को धूल झोंकने में सफलता ही नहीं हासिल किया, बल्कि अपनी वीरता और धैर्यता का परचम फहराया। वह अंडमान निकोबार जैसे आपको काले पानी की सजा भुगते, वह तेज आपको उफनती नदी में कूद गए, वह ट्रेन में चलती ट्रेन से कूद गए, वह जेल तो उनको रोक ही नहीं सकता था। ऐसे तूफान वह थे, ऐसे क्रांतिकारी तूफान थे जो आपको अंग्रेज सरकार भी रोक नहीं पाई। भले ही उनकी आँख की रोशनी ले ली, लेकिन उनका दिलो दिमाग को वह अपने लोगों में पूरा आपको न्योछावर करने के लिए युवा पीढ़ी को अग्रसर करते रहे। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका जन्मस्थल जलालपुर गांव लालगंज है, जो आज आपको क्रांतिवीरों का आपको मंदिर कहिए वहाँ पर है, जहाँ पर उनके भतीजे वैकुंठ शुक्ल और जहाँ पर वह खुद आपको योगेंद्र शुक्ल जी वहाँ पर उस धरती पर जन्म लिए थे। मैं आपको बता रहा हूँ उनके पिता का नाम नन्हकू शुक्ल है, चाचा विभीषण शुक्ल है। उनके चाचा विभीषण शुक्ल उनको पढ़ाने के लिए आपको बीबी कॉलेजिएट मुजफ्फरपुर में भेजा कि पढ़ लिख करके यह देश के लिए अच्छा कार्य करेगा। लेकिन उनके तो विचारों में एक क्रांति फैली हुई थी। वह रुकने वाले कहाँ थे, वह थमने वाले कहाँ थे, वह तो चलते हुए मुसाफिर थे, जो आपको न झुकने वाले थे और न ही रुकने वाले थे, वह तो आगे बढ़ने वाले थे। तो उनके मैं आपको बता रहा हूँ वह फिर से क्रांतिकारी मुख्य धारा में आ गए। भतीजा उनका वैकुंठ शुक्ल, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बतलाया है, मैं आपको बतला रहा हूँ कि उनकी मृत्यु जो हो गई 19 नवंबर 1965 को पीएमसीएच में उनकी मृत्यु हो गई, जहां पर बेचारे उससे पहले ही आँखों की रोशनी चली गई। लेकिन वह आँखों की रोशनी भले ही उनकी अंग्रेज सरकार छीन ली, लेकिन
आज वह चले गए हैं, लेकिन कितने के आंखों में वह रोशनी डाल दिए हैं। वह रोशनी है राष्ट्रीयता की, वह रोशनी है वीरता की, वह रोशनी है गंभीरता की। ऐसे क्रांतिकारी वीर को हम नमन करते हुए धन्यवाद देते हैं। जय हिंद।